और शुरुआत अफसोसनाक खबर से। आज दिल्ली के साथ साथ पूरा मुल्क सोगवार है। कांग्रेस के सीनियर लीडर शीला दीक्षित के जस्दे खाकी के दीदार का सिलसिला जारी है। तमाम बड़े सियासी लीडरान शीला दीक्षित के अहले खाना और कांग्रेस पार्टी के साथ अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। कांग्रेस के सदर दफ्तर में शीला दीक्षित का दीदार आम जारी है। दिल्ली के निगमबोध घाट पर दोपहर 2:30 पर यानी 2:30 बजे शीला दीक्षित को की आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। शीला दीक्षित के गम में दिल्ली हुकूमत ने 2 रोजा सरकारी शोक का ऐलान किया है। तो ये तस्वीरें कुछ देर पहले की, जिसमें आप सोनिया गांधी और इसके अलावा प्रियंका गांधी को भी देख सकते हैं। और जिस वक्त निजामुद्दीन उनके घर से जस्दे खाकी को लेकर कांग्रेस हेडक्वार्टर अकबर रोड पहुंचाया गया था, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो बड़े लीडरान कांग्रेस के हैं उन्हें देखा जा सकता है कि किस तरह से एक गम का माहौल है, दुख की एक घड़ी है। और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस परिवार के लिए एक बहुत मुश्किल घड़ी है। शीला दीक्षित जैसा सीनियर लीडर का इस दुनिया में न रहना कांग्रेस के लिए भी एक बहुत मुश्किल घड़ी है। 15 साल तक कांग्रेस दिल्ली की वज़ीर आला रही। 2014 में उन्होंने केरल का उन्हें गवर्नर भी बनाया गया था और 2017 में उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में शीला दीक्षित वज़ीर आला की उम्मीदवार भी बनी थी। And it's a big loss for the Congress party. I feel that beyond politics, she had a great affinity for the arts, for our heritage, and that distinguished her from many other politicians that we know. So I will always remember her, a smile that touched many hearts, and of course Delhi will never forget her for the work she did for the city. She practically transformed the city, and well, we are at a loss for words. She was a very special. तो जिस तरह से सोनिया गांधी कह रही थी कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, एक बड़े लीडर को कांग्रेस ने खो दिया है। और जाहिर सी बात है कि जो काम डेवलपमेंट के लिए, मुल्क के डेवलपमेंट के लिए और ख़ासतौर से दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए शीला दीक्षित ने किए हैं, उसे हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। जाहिर सी बात है 15 साल तक 3 मरतबा दिल्ली की वज़ीर आला शीला दीक्षित रही और कहा जा रहा है कि दिल्ली को असल में डेवलप करने का जो सेहरा जाता है वो एक तरह से शीला दीक्षित के ही सर पर जाता है। चाहे वो दिल्ली के फ्लाईओवर्स की बात करें या मेट्रो का जिस तरह से जाल बिछाया गया उसकी बात करें, ये सब देन है शीला दीक्षित की ही। और आज जब शीला दीक्षित हमारे दरमियान नहीं है तो दिल्ली के अलावा पूरा मुल्क आज उनके कारनामों को एक तरह से याद कर रहा है। और यही वजह है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लीडरान नहीं बल्कि दूसरी जो पार्टी के लीडरान हैं वो भी खराज अकीदत पेश करने के लिए पहुंच रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे थे, इसके अलावा मौजूदा वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे थे और सभी ने सराहा शीला दीक्षित के काम को, जो उन्होंने काम किया, जो खिदमात उन्होंने अंजाम दी हैं। जाहिर सी बात है कि मिजाज की बहुत एक तरह से पोलाइट थी, बहुत सरल उनका मिजाज था, लेकिन फैसले उनके बहुत सख्त हुआ करते थे। और यही वजह है कि उन्होंने जीरो से दिल्ली को ऊपर तक पहुंचा दिया था और बहुत काम दिल्ली के लिए शीला दीक्षित ने किया था। कॉमनवेल्थ गेम जो हुए थे, खेल जो हुए थे, वो भी शीला दीक्षित की के वक्त में ही दिल्ली में मुनक्किद किए गए थे। तो ऐसे में अब जब शीला दीक्षित नहीं है तो कांग्रेस के लिए तो एक नुकसान है ही, जिसकी भरपाई आसानी से नहीं हो सकती। इसके अलावा दिल्ली वालों के लिए भी ये एक बहुत दुख भरी खबर है और यही वजह है कि दिल्ली की रफ्तार जो कभी नहीं थमती है, आज हम देख रहे हैं कि दिल्ली की रफ्तार थम सी गई है। आज जितने भी रास्ते हैं वो सब कांग्रेस सदर दफ्तर पर एक तरह से खत्म हो रहे हैं। अब से कुछ देर पहले ही निजामुद्दीन, जहां पर शीला दीक्षित का घर था, जहां वो रहती थी, वहां से उनका आखिरी सफर शुरू हुआ। इस वक्त उनके जस्दे खाकी को आखिरी दीदार के लिए कांग्रेस हेड ऑफिस जो कि अकबर रोड पर मौजूद है वहां पर रखा गया है और तमाम पार्टी के लीडरान के अलावा जो आम लोग हैं वो आखिरी दीदार कर रहे हैं अपने महबूब लीडर का।
तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं, राज तस्वीरें भी हम तक पहुंच रही हैं और ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी को भी हमने देखा कि वो भी पहुंचे थे, साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये लोग वो हैं जिन्होंने शीला दीक्षित को बहुत करीब से देखा, शीला दीक्षित के साथ इन लोगों ने काम किया है और यही वजह है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लीडरान नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों के लीडरान, मतलब पार्टी लेवल से या सियासत से ऊपर उठकर आज लोग शीला दीक्षित के कारनामों को याद कर रहे हैं, क्योंकि शीला दीक्षित ने दिल्ली को वाकई में दिल्ली बनाने के लिए जो मेहनत की थी वो आज एक तरह से सबके सामने है। जो मेट्रो की शुरुआत शीला दीक्षित के जमाने में हुई थी, इसके अलावा सीएनजी बस, क्योंकि पॉल्यूशन को लेकर बहुत फिक्रमंद रहती थी शीला दीक्षित और इसी वजह से उन्होंने अपने दौर में सीएनजी बसों की शुरुआत की थी और इसके अलावा ट्रैफिक को लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद थी, जिसके चलते उन्होंने मेट्रो की शुरुआत की थी, उन्होंने फ्लाईओवर्स बनवाए थे, पूरी दिल्ली में एक जाल सा बिछा दिया था मेट्रो ट्रेन्स का और इसके अलावा फ्लाईओवर का। और यही वजह है कि आज जहां भी दिल्ली है ये शीला दीक्षित की ही देन है। 15 साल तक दिल्ली पर और दिल्ली वालों के दिलों पर उन्होंने राज किया था। हालांकि अरविंद केजरीवाल की सरकार आई और अचानक कोई नहीं मान रहा था कि इस तरह से शीला दीक्षित की सरकार जाएगी, लेकिन एक झोंका सा आया था अरविंद केजरीवाल की शक्ल में, जो एक तरह से कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन आज जब शीला दीक्षित नहीं है तो ये कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल घड़ी मानी जा रही है। और चलिए अब मगरबी बंगाल का रुख करेंगे, जहां कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस का शहीद दिवस प्रोग्राम जारी है। इस मौके पर पार्टी कारकुनान का जम गफीर देखा जा रहा है। बड़ी तादाद है, जबकि हिफाजती इंतजामात के पेश नजर तकरीबन 5000 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। इस मौके पर धर्मतला में तृणमूल सरबराह ममता बनर्जी इस अजीमुशान रैली से खिताब करेंगी। इनके अलावा दीगर कदावर लीडरान ने भी शिरकत की है और पार्टी कारकुनान से खिताब करने वाले हैं। वाज़ेह है कि 1993 में यूथ कांग्रेस के एहतजाजी जलसे पर पुलिस ने फायरिंग की थी, जिसमें 13 टीएमसी वर्कर शहीद हुए थे। इन्हीं की याद में शहीद दिवस हर साल मनाया जाता है और इस बार क्योंकि लोकसभा इंतखाबात में जिस तरह से बड़ा झटका टीएमसी को लगा है, ममता बनर्जी को लगा है, तो कहीं ना कहीं अपनी ताकत भी इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी दिखाना चाह रही है। और यही वजह है कि दावे किए जा रहे थे कि 12 से 15 लाख टीएमसी कारकुनान इस प्रोग्राम में शरीक होंगे और कहीं ना कहीं वो दावे एक तरह से हकीकत भी नजर आ रहे हैं। जिस तरह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में टीएमसी कारकुनान आज इस प्रोग्राम में जमा हुए हैं। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी भी इस बड़े जलसे को खिताब करेंगी। एक तारीखी जलसा है, ममता बनर्जी खिताब कर रही हैं, ये भी खबरें हमें मिल रही हैं। तो 13 लोग निर्वाचन हलो चिटिंग करे, ईवीएम প্রতারণা করে, কোটি কোটি টাকা খরচ করে, সিআরপিএফ দিয়ে, ইলেকশন কমিশন দিয়ে, সেন্ট্রাল পুলিশ দিয়ে অনেক রকম ভাবে ভোট করে একটা নির্বাচনে কিছু সিট পেয়েছে। তাও আমাদের মেজরিটি সিট পায়নি। মনে রাখবেন 18টা পেয়েছে, 24টা পায়নি। 24 আমাদের এদিকে, 18 তোমার ওদিকে। তাও 3-4টে সিট পেয়েছে, 1000 ভোটে জিতেছে, 3000 ভোটে জিতেছে, 5000 ভোটে জিতেছে। কাল আবার ভোট হবে, ওটা উল্টে যাবে, দেখবে একটাও থাকবে না, টোটালটাই উল্টে যাবে। স্ক্যান্ডেল, এটা বড় স্ক্যান্ডেল, এটা বড় স্ক্যান্ডেল, মাথায় রাখবেন। এইরকম অনেক স্ক্যান্ডেল এরা তৈরি করেছে। তাই বাংলার বদনাম করবার জন্য মনে রাখবেন ওরা বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছিল। বাংলার বদনাম করবার জন্য বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছিল। আমরা মূর্তি তৈরি করে দিয়েছি। আমরা এখনো বলি, মনে রাখবেন, স্বাধীনতা আন্দোলনে পথ দেখিয়েছে বাংলা, নবজাগরণে পথ দেখিয়েছে বাংলা, বিধবা বিবাহ চালু করেছিল বাংলা, বাল্য বিবাহ রোধ করেছে বাংলা, বর্ণ পরিচয় শিখিয়েছে বাংলা, ভেদাভেদ গুছিয়ে দেওয়া শিখিয়েছে বাংলা।
বাংলার সাথে তুলনা করতে যাবেন না। এই বাংলা রবীন্দ্রনাথের বাংলা, নজরুলের বাংলা, স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা, দেশবন্ধুর বাংলা, ক্ষুদিরামের বাংলা, মাতঙ্গিনীর বাংলা, নেতাজির বাংলা, রামমোহনের বাংলা, সংস্কারের বাংলা, জাগরণের বাংলা, উন্নয়নের বাংলা, নতুন প্রজন্মের বাংলা, মানুষের বাংলা, নারী জাগরণের বাংলা, শিক্ষার বাংলা, সংস্কৃতির বাংলা, সভ্যতার বাংলা। এই বাংলা মাথা নত করবে না। বিজেপি জেনে রাখো, এই বাংলা মাথা নত করবে না। ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে আমরা বুঝে নেব, ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বুঝে নেব, ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বুঝে নেব। আমার মা বোনের সম্মান দিতে শিখব, ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বুঝে নেব। রবীন্দ্রনাথের গায়ে হাত দেবে না, বিদ্যাসাগরের গায়ে হাত দেবে না, রামমোহনের গায়ে হাত দেবে না, বিরসা মুন্ডার গায়ে হাত দেবে না, গান্ধীজির গায়ে হাত দেবে না, মৌলানার গায়ে হাত দেবে না, আম্বেদকরের গায়ে হাত দেবে না। তাহলে আমরা কিন্তু সবচেয়ে বিপজ্জনক ডেঞ্জার লেভেল ক্রস করে যাব, এটা মনে রাখবে। আগে বাংলার সভ্যতা শেখো, বাংলার সংস্কৃতি জানো, বাংলাকে ভালোবাসো, তারপরে বাংলা দখল করতে এসো কমরেডরা বিজেপির। মাথায় রেখে দিও। আজকে তৃণমূলের কাছে কাটমানি চাইছো, দাঁড়ান, আমার কাছে অনেক ডকুমেন্ট আছে, কেস হয়েছে অলরেডি। আমি কেস করিনি, বিজেপির লোকেরাই করেছে। শুনুন, গ্রামে গ্রামে গিয়ে বলবেন উজালার কাটমানির হিসেব দাও, উজালার কাটমানির হিসেব দাও। কত টাকা নিয়েছো? মুর্শিদাবাদের কেউ আছে? एलपीजी। तो शहीद दिवस के मौके पर कोलकाता में एक अजीमुशान रैली से खिताब कर रही हैं ममता बनर्जी। इस मौके पर ममता बनर्जी ने कहा कि ईवीएम के जरिए एंट्री की है। मगरबी बंगाल की सियासत में बीजेपी ने मरकजी सरकार और बीजेपी पर सीधे सीधे ममता बनर्जी ने निशाना साधा। आपको बताते चलें कि इस अजीमुशान रैली में लाखों की तादाद में टीएमसी कारकुनान शामिल हुए हैं, जिनसे ममता बनर्जी खिताब कर रही थी। आगे बढ़ेंगे। योगी आदित्यनाथ आज सोनभद्र के दौरे पर हैं। सोनभद्र में मुतासिरीन से योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। वहीं यूपी के वजीर आला ने अस्पताल का भी दौरा किया। योगी के सोनभद्र दौरे पर प्रियंका गांधी ने अपने तासुरात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि योगी मुतासिरीन के दर्द को समझेंगे और उनके 5 मांगों को पूरा करेंगे। तो उधर योगी आदित्यनाथ के सोनभद्र दौरे पर कांग्रेस लीडर राशिद अलवी का कहना है कि यूपी के वजीर आला को वहां पहुंचने से पहले ही एक तरह से जाना चाहिए था। सोनभद्र में जो कुछ हुआ इसके लिए जिम्मेदार योगी सरकार है। सुनिए। योगी जी को तो बहुत पहले जाना चाहिए था। योगी जी तो जिम्मेदार हैं उस वाकये के, जहां 10 लोग मारे गए, 6-7 लोग जख्मी हैं, अस्पतालों के अंदर हैं। योगी जी तो अब इसलिए जा रहे हैं चूंकि प्रियंका गांधी वहाँ हो रही हैं। उनको मालूम था ये होने वाला है। अगर वो ठीक वक्त पे कदम उठा लेते तो ये सब कुछ ना होता। उत्तर प्रदेश में कानूनी व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। लेकिन सर, योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जो पूरा सोनभद्र वाला मामला है उसके पीछे कांग्रेस जिम्मेदार है। 1995 के वक्त में कांग्रेस सरकार जब थी तो उन्होंने ये जमीन एक सोसाइटी के नाम कर। अगर 95 में ऐसी ज़मीन की थी तो आज तो मुख्यमंत्री आप हैं। और अगर आपको मालूम था कि आप इसको नहीं रोक सकते तो आप मुख्यमंत्री नहीं बनते। आपकी क्या जिम्मेदारी है? आप मुख्यमंत्री किस लिए बने? क्या कानूनी व्यवस्था बिगड़ती रहेगी? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है उनका यह बयान और मैं उनके इस बयान की निंदा करता हूँ। खबर झारखंड से, जहां गुमला में हुजूमी तशद्दुद का मामला सामने आया है। जादू टोने के इल्जाम में 4 अफराद को गांव के लोगों ने निशाना बनाया और लाठी डंडों से पीट पीट कर मार डाला। मरने वालों में 2 खवातीन भी शामिल हैं। कत्ल से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है। वारदात में शामिल मुलजिमीन की तलाश के लिए पुलिस इलाके में छापेमारी कर रही है। अंधविश्वास से जुड़ा हुआ लगता है। जिस तरीके से हम लोगों ने घटना की जानकारी प्राप्त की, विश्वास से जुड़ा हुआ लगता है। जिस तरीके से हम लोगों ने
घटना की जानकारी प्राप्त की है। आगे बढ़ेंगे। आज लखनऊ में श्री श्री रविशंकर मौलाना कल्बे सादिक से मुलाकात करेंगे। जरा के मुताबिक आज शाम 4 बजे मौलाना कल्बे सादिक की इयादत करने के लिए श्री श्री रविशंकर लखनऊ आएंगे और तवील अरसे से अलील चल रहे कल्बे सादिक की इयादत करेंगे। मौलाना कल्बे सादिक लखनऊ के एरा मेडिकल कॉलेज में ज़ेर इलाज हैं। आपको बता दें कि श्री श्री रविशंकर अयोध्या के तारीखी तनाज़े को हल करने वाली सालसी कमेटी के अहम रुकन हैं और मौलाना कल्बे सादिक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर हैं। बात सफरे हज की करेंगे। 300 आजमीन पर मुश्तमिल आजमीन हज का पहला काफिला लखनऊ से जद्दा के लिए रवाना हो गया। अली मियां नदवी के नाम से मंसूब सरोजनी नगर वाक़े हज हाउस में हुकूमत उत्तर प्रदेश के वजीर मोहसिन रजा ने आजमीन को फूल पेश करते हुए काफिले को हरी झंडी दिखाई। हुकूमत उत्तर प्रदेश के काबीनी वजीर लक्ष्मी नारायण चौधरी मसरूफियत के सबब इफ्तिताही तकरीब में शरीक न हो सके, ताहम अहम लोगों और उलमा की दुआओं के साथ आजमीन नेक आरजुओं और सादिक तमन्नाओं के साथ मुबारक और अहम फरीजे की अदायगी के लिए रवाना हो गए। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी आजमीन के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं और उम्मीद की जा रही है कि 6 अगस्त तक जारी रहने वाला रवानगी का यह सिलसिला बाहुस्न खूबी अंजाम को पहुंचेगा। राहुल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, किन बातों का खास ख्याल रखा है इस मरतबा जो पिछले साल से बेहतर कही जा सके? सालों साल जितना भी हम लोगों को सीखने मिलता है पिछले हज के एक्सपीरियंसेस से या जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं हमारे ऊपर, वो गाइडेंस के उपरांत हम लोग कुछ बेहतर करने की सोचते हैं। दर साल हम लोग बेहतरी के लिए बढ़ते हैं आगे। इस साल भी बेहतरी इस सेंस में किया गया है कि पूरे कैंपस में हज हाउस में इंतज़ामात बहुत ही बेहतर हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से सभी हज यात्रियों को मुकद्दस जो इनका सफ़र है उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। कोई भी इंफॉर्मेशन इनके फ़्लाइट से रिलेटेड हो या इनको कहाँ कैसे कैसे हज हाउस में मूवमेंट करना है, उस पब्लिक एड्रेस के माध्यम से इन सबको जानकारी मुहैया कराई जा रही है। 3 LED डिस्प्ले लगे हुए हैं जिसमें हर मिनट इनके फ़्लाइट इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है। कोई भी दिक्कत का अगर ये सामना करना पड़ रहा है तो हमारे हज स्टाफ ऑल द क्लॉक 24 आवर्स इनके लिए उपलब्ध हैं और मैं तो अपने ईश्वर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हमको एक मौका दिया गया है कि हम इन सब आज़मीने हज। उधर औरंगाबाद इम्बार्केशन पॉइंट से आज़मीन हज की अव्वलीन परवाज सुबह 8 बजे जद्दा के लिए रवाना हुई है। पहली फ्लाइट में 160 आज़मीन सफर मुकद्दस के लिए रवाना हुए। आज़मीन हज की रवानगी का मंजर दिलदोज़ था। बारिश की वजह से आज़मीन हज को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन खालिक कायनात की बारगाह में हाजिरी की चाह में आज़मीन हज तमाम दुश्वारियां बर्दाश्त करते हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए रवां दवा हो गए। अल्लाह ने कबूल किया, अल्लाह की दीन की मेहनत की बदौलत, वरना हमारी क्या ताकत। आप कब से कोशिश कर रहे थे? फर्स्ट टाइम में जी, जो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लगातार 5 साल से नंबर लगा रही थी। हमारी कोशिश थी कि अल्लाह ताला ने हमको कबूल करना है और कर लिया है 5 साल में। 5वें साल तो हमको उम्मीद होगी थी कि इंशाल्लाह हमारा नंबर आ जाएगा, तो इंशाल्लाह आ गया हमारा। लाख लाख शुक्र है कि इतनी बड़ी सादत हमको अता किया उन्होंने और नंबर पहले आ गया और हज कमेटी ने बहुत अच्छा काम किया। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हिंदुस्तान में ये पहला स्टेट महाराष्ट्र स्टेट है जहां पर हम किसी एजेंसी के साथ काम ना करते हुए स्टेट हज कमेटी और जिला हज कमेटी और वॉलंटियर्स मिलकर साथ काम कर रहे हैं। हाजी जो हज के लिए जा रहा है उम्र का एहराम बांध रहा है यहाँ पर, चूँकि हवाई जहाज में बांध नहीं सकते, मीक़ात पे बांधना जाता है, मीक़ात पे नियत की जाती है, मीक़ात पे तलबिया पड़ा जाता है, लेकिन चूँकि हवाई सफ़र है इसमें ये नहीं हो सकता, इसलिए इसको यहीं बांधा जाता है। और 2 मरतबा 3 मरतबा तरबियत होने के बावजूद भी वो जहन में बैठते हैं जब तक कि प्रैक्टिकल नहीं करता इंसान। तो यहाँ पर इनको बांधा भी जा रहा है और बांधने के साथ उनको समझाया भी जा रहा है कि आपको अब दोबारा ऐसा बांधना है।
उधर मौलाना सुफियान निजामी को उत्तर प्रदेश हज कमेटी ने इफ्तिताही तकरीब में एक मेहमान आलिम की हैसियत से मदऊ किया था, लेकिन हज हाउस के गेट पर उनकी कार के लिए गेट नहीं खोला गया, जिसकी वजह से मौलाना सुफियान निजामी और उनके रुफका को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। किसी तरह कहासुनी और खासी मशक्कत के बाद गेट खोला गया और मौलाना अंदर दाखिल हो सके। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और तहफ़्फ़ुज़ के नुक्ते नज़र से अगर कुछ इक़दामात किए जा रहे हैं तो इसमें किसी को शक करने की और तनक़ीद करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने किसी को इनवाइट किया है, किसी को दावत दी है और वो आपके यहाँ आया है, तो फिर ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इन्विटेशन कार्ड के साथ उसकी गाड़ी के एंट्री का भी कोई पास या कोई कागज़ ऐसा भिजवाएं ताकि उसको यहाँ आने में ज़हमत ना हो। वाक़या ये पेश आया है कि जब आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं उस वक्त आपसे ये कहा जा रहा है कि आपकी गाड़ी अंदर इंटर नहीं हो सकती, इसलिए कि आपकी गाड़ी पर पास नहीं है, और आपने यहाँ से दावतनामा भिजवा कर इस बात का सबूत दिया है कि आप आने के लिए मदऊ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये मेहमान नवाजी के उसूलों के भी ख़िलाफ़ है, और सिक्योरिटी के नुक्ते नज़र से अगर पास की ज़रूरत है तो इस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं और हमें भी एतराज़ नहीं है, लेकिन ये तमाम इत्तलात पहले होनी चाहिए। और जो लोग जिनको आपने मदऊ किया है, अगर उनको ये तमाम इत्तलात आप पहले नहीं दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये सिस्टम और इंतज़ामी नुक्ते नज़र से बड़ा खला है। मुकाबला जाती इम्तिहान की तैयारी के लिए अब गरीब मुस्लिम तलबा को परेशान होने की जरूरत नहीं है। पटना का हज भवन तैयार है, जहां गरीब मुस्लिम बच्चों को बीपीएससी में कामयाब बनाने का रास्ता हमवार किया जा रहा है। पूरी तरह से मुफ्त कोचिंग में 75 तलबा को बीपीएससी की तैयारी कराने का इंतजाम है। गुज़िश्ता 5 साल से चल रहे इस कोचिंग का काफी मुस्बत नतीजा सामने आ रहा है। बिहार का हज भवन अब सिर्फ हज की खिदमात अंजाम नहीं देता है, बल्कि महकमा अक़लियती फलाह के माली मदद से गरीब बच्चों को मुकाबला जाती इम्तिहान की तैयारी भी कराता है। पूरी तरह से मुफ्त चलने वाले इस कोचिंग की शुरुआत 2014 में हुई थी। 4 बैच के तलबा यहाँ से तैयारी कर चुके हैं। 2 बैच का रिजल्ट आ चुका है, जबकि 2 बैच का रिजल्ट अभी बाकी है। अब तक 38 बच्चों ने यहाँ से कामयाबी हासिल की है, जिसमें 8 डीएसपी हैं और 9 एसडीएम के ओहदे पर बहाल हैं। महकमा अक़लियती फलाह ने दावा किया है कि कोचिंग का ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। गरीब कमज़ोर बच्चे बच्चियों को जो है ये सरकार कोचिंग कराती है। हज भवन में रहने का व्यवस्था है, खाने का व्यवस्था है, सरकार फ्री हर चीज़ सरकार व्यवस्था की हुई है, और ये कोचिंग का और इसका सीला भी अच्छा दिखाई देता है। अभी तक मैं समझता हूँ 30-35 लोग जो हैं इसमें कंप्लीट भी हुए हैं। हज भवन के जरिए 65वीं बीपीएससी पीटी की तैयारी के लिए दरख्वास्तें मांगी गई हैं। फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 26 जुलाई है। हज भवन के मुताबिक 50 तलबा और 25 तालिबात को रिहायशी कोचिंग दी जाएगी, जिसकी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। 65वीं बीपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म भरने का सिलसिला चल रहा है, और हज भवन के शोबे कोचिंग व गाइडेंस ने आज ही मुफ्त रिहायशी कोचिंग का मंसूबे का ऐलान किया है। फॉर्म भरने का सिलसिला इसका भी शुरू हो चुका है। 28 तारीख को दाखिला टेस्ट होगा और 2 अगस्त से इंशाअल्लाह हम लोग बाज़ाब्ता क्लासेस का आगाज़ कर देंगे। हज भवन के कोचिंग में टेस्ट की बुनियाद पर दाखिला लिया जाएगा। 28 जुलाई को दाखिला टेस्ट मुनक्किद होगा और 2 अगस्त से बाकायदा क्लासेस की शुरुआत हो जाएगी। हज भवन की इस पहल की अक़लियती आबादी ने सत्ताइश की है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहिब के त्यौहार समाजी यकजहती की मिसाल पेश करते हैं। ऐसी ही नज़ीर मगरबी उत्तर प्रदेश में शिवरात्रि के मौके पर नजर आती है। सावन के महीने में शिवरात्रि के मौके पर शिव भक्त पाक गंगाजल हरिद्वार से लाकर शिवालयों पर चढ़ाते हैं। मगरबी उत्तर प्रदेश में बागपत के पूरा महादेव शिव मंदिर के बाद मेरठ के कदीम औघड़नाथ मंदिर में जल चढ़ाकर मन्नत मांगने की खास अहमियत और फजीलत समझी जाती है। आप ये खास रिपोर्ट देखिए और मुझे इजाजत दीजिए। आदाब। 22 जुलाई से सावन के पहले सोमवार से जहां मेरठ के शिवालयों में शिव भक्तों का हुजूम उमड़ने लगा, वहीं हरिद्वार से गंगा जल लेकर आने वाले कांवड़ियों का केसरी सैलाब भी सड़कों पर नजर आएगा।
30 जुलाई को शिवरात्रि के मौके पर लाखों की तादाद में शिव भक्त मगरबी उत्तर प्रदेश के तारीखी और खास अहमियत के हामिल ओघड़नाथ मंदिर में जल चढ़ाकर अकीदत पेश करते हैं। धार्मिक स्थल है, भगवान शिव का स्थल है, उसके साथ साथ हमारी आज़ादी की लड़ाई का प्रतीक है और आज एक अखंड स्वाधीन भारत का प्रतीक है। और इसकी तो अपरंपार है जी, पूरा महादेव भी जाते हैं, पूरा महादेव के बाद इसका नंबर आता है। और यहाँ पर जो शिवलिंग है ये स्वतः ही उत्पन्न हुआ है। इस दौरान मगरबी उत्तर प्रदेश के मेरठ से होकर गुजरने वाले और मेरठ के ओघड़नाथ मंदिर में जल चढ़ाने के लिए आने वाले लाखों कांवड़ियों की खिदमत के लिए बिला तफरीक मजहब और मिल्लत यहाँ के लोग ताउन करके आपसी भाईचारे की मिसाल पेश करते हैं। सभी आते हैं, पंजाबी आते हैं, बनिया आते हैं, मुसलमान आते हैं, कोई भी हो धर्म का, सभी आते हैं। हाँ जी, सेवा करने। पतअड्डे पे आप जा सकते हो, घंटा घर पे जा सकते हो, वहाँ पे आप आके देखें जल के टाइम हर मुसलमान पानी पिलाता हुआ मिल सकता है, आपको कुछ देता हुआ, भंडारा करता हुआ मिल सकता है। यहाँ पे हर लोग सहयोग करते हैं। कांवड़ जो है, कांवड़ उसी का एक जरिया है। अब देख रहे हैं, आप कहते हैं कि एक आस्था का एक सैलाब है जो कहते हैं सड़कों पर निकल आता है, चलाता है, उसमें सब लोग अपने मज़हब को, चीज़ों को भुलाकर जो आ जाते हैं। वो भले ही उनके मज़हब से मुताल्लिक हो, लेकिन देखिए उनकी खिदमत करने का मामला है, दूसरी चीज़ों का शिविर लगाते हैं लोग, ये सब ये है उसी का एक ताल्लुक है उससे। हिंदू त्योहार के इस मौके पर जहां शिव भक्त जल चढ़ाकर अपने मजहबी फरीजे को अंजाम देते हैं, वहीं अपना ताबुन पेश करके और खिदमत अंजाम देकर दीगर मज़ाहिब के अफराद अपनी अकीदत और मोहब्बत के जरिए आपसी भाईचारे की मिसाल पेश करते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट।